आप सब बोलेंगे अंग्रेजी। नमस्कार, आज हम पैसिव पढ़ रहे हैं। पैसिव इंग्लिश स्पोकन जो लर्नर स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स कह सकते हैं हम उन्हें, या फिर ट्रांसलेशन सीखने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इन सभी के लिए पैसिव वॉइस कंपोजिशन थोड़ा सा हमेशा ही डिफिकल्ट रहता है। मैं कुछ सरल तरीके से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसिव वॉइस को कैसे समझ सकते हैं। देखें, जिस प्रकार एक्टिव वॉइस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की मदद से बनता है, उसी प्रकार पैसिव वॉइस सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की मदद से बनता है। अब आपने एक चीज देखी है कि जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, या फिर वो मैन वर्ब से बनता है, या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों से बनता है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों बहुत जरूरी हो जाती है, और इसी से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस में बस फर्क इतना है कि कंपोजिशन में थोड़ा सा यहां पर इधर उधर हो जाता है। पैसिव वॉइस में कॉम्प्लीमेंट पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये क्या है, ये इसके लिए आपको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, जहां मैंने आपको एसवीसीएम सिस्टम और एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाना सिखाया है। एसवीसीएम सिस्टम सेंटेंस में छांटना सिखाया है, वहां आपको वो मेरा वीडियो आपको फिर से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहां पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, एग्जाम्पल देखिए आप। राजू इट्स फूड इन द होटल। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, क्योंकि यहां राजू खुद काम कर रहा है। अब राजू खुद काम कर रहा है, तो यहां पर आप सेंटेंस देखें कि हमने यहां पर लिखा है वर्ब इट्स लिखा है, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉडिफायर है, और ये वर्ब है। लेकिन जब इस सेंटेंस को मैंने पैसिव वॉइस बनाया, तो मैंने फूड मैंने पहले लिखा और इज इटन वर्ब लिखी। मैंने कौन सी वर्ब लिखी, मैंने इज इटन, मैंने यहां पर वर्ब लिखी है इज इटन। बस ये फर्क है यहां पर। और थोड़ा बहुत यदि फर्क है तो ये फूड यहां आ गया है और राजू यहां चला गया है। बस इतना फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यदि इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में और इस पैसिव वॉइस सेंटेंस में आप कोई फर्क देखेंगे, तो बहुत बड़ा फर्क आपको वर्ब का दिखाई देगा। यहां पर मैन वर्ब है और यहां हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। यहां फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर थर्ड फॉर्म है, और बस कंपोजिशन में यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट पहले ले लिया है, मतलब ऑब्जेक्ट पहले ले लिया है, या हमने सब्जेक्ट पहले ले लिया है। और ज्यादा बड़ा कोई फर्क नहीं है। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। जब मैं आपको इस सेंटेंस के आगे जब बताऊंगा, तब हमको समझ में आएगा कि सेंटेंसेस को देखो। पैसिव वॉइस सेंटेंस का कंपोजिशन देखिएगा। वहां तो आपने एक एग्जांपल देखा कि पैसिव वॉइस सेंटेंस और एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनता कैसे है। यहां पर आप पैसिव वॉइस सेंटेंस का कंपोजिशन देखिएगा। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस, ये सेंटेंस है। अब देखिएगा, यदि ये एक सब्जेक्ट है, द सिटीजन्स इलेक्ट गवर्नमेंट इन द कंट्री। आपको पता है कि देश में नागरिक देश में सरकार का निर्वाचन करते हैं। और ये सेंटेंस कौन सा है, ये एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉडिफायर है, ये इसका कंपोजिशन है। मतलब काम करने वाला सेंटेंस स्टार्ट में है और मैंने यहां मैन वर्ब लिखे। लेकिन जब मैंने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस करवाया, तो फिर मैंने पैसिव वॉइस कराते वक्त मैंने गवर्नमेंट को पहले लिखा है। अब फर्क देखिएगा, यहां मैंने गवर्नमेंट को एज ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने यहां पर, और यहां मैंने ये पैसिव वॉइस सेंटेंस की जब शुरुआत की तो मैंने इस कॉम्प्लीमेंट को पहले लिखा, और इज इलेक्टेड मैंने यहां पर वर्ब बनाई है। भले यहां पर वर्ब, ये मैन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर मैंने इलेक्टेड लिया है, वर्ब था थर्ड फॉर्म लिया है, और एक हेल्पिंग वर्ब भी ली है। सर ये नहीं हेल्पिंग वर्ब कहां से आई है, ये हेल्पिंग वर्ब रेडीमेड होती है। देखो आपको तो पता होगा, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसका भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब जो भी है वो रेडीमेड कॉन्सेप्ट है। और पैसिव वॉइस का इसे हम ना तो बना सकते हैं और ना ही हम एक्स्ट्रा कहीं से ला सकते हैं। ये रेडीमेड होता है, हमें लर्न करना रहता है। ये हेल्पिंग वर्ब्स और इनके कंपोजिशन की वर्ब्स हैं, इन्हें हमें लर्न करना पड़ता है, हमें याद रहने पड़ती है, तभी हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में समझ पाते हैं। तो आप यहाँ पैसिव वॉइस से कंपोजिशन को देखो। मैंने यहाँ सिटीजन से शुरुआत किया, सेंटेंस एक्टिव वॉइस था। मैंने यहाँ गवर्नमेंट से शुरुआत की,
यहां मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा, यहां मैंने सब्जेक्ट लिखा और दोनों में मैंने वर्ब में बदला। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहां पर इज इलेक्टेड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म था, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बस फर्क इतना है, ये एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इस कंपोजिशन को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर में सेंटेंस जो कंपोजिशन होता है वो पैसिव वॉइस का कैसे होता है। इस चीज को आप समझे तो आगे आपको पैसिव वॉइस की कंपोजिशन बड़ी आसानी से और अच्छे से समझ में आने लगेंगे। अब जैसे मैं आगे देखो आपको बताता हूं और मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे है। जब हम सेंटेंस के कंपोजिशन को समझ ही रहे होते हैं तो यहां देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि देखो मैं ये नहीं कहता है कि इफ यू आर बिगिनर्स या एक्सपर्ट इन इंग्लिश, लेकिन पैसिव वॉइस आप सबको, हम बिना पैसिव वॉइस के हमारी सारी किताबें जैसे जितनी भी टेक्स्ट बुक है वो 90% पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। हमारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, गैजेट्स हैं, इनका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है पैसिव वॉइस है। लीगल की सारी किताबें लगभग 90% पैसिव वॉइस में होते हैं। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस का कंपोजिशन सबको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर कि जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में क्या फर्क है। ये सेंटेंस यहां पर आपको मैं बता दूं, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड एट होम, ये माई मदर यहां सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, टेस्टी फूड कॉम्प्लीमेंट है और ये एट होम मॉडिफायर है। ये एसवीसीएम सिस्टम क्या है मैंने पहले भी बताया, मेरा पहला लेक्चर देखिएगा, आपको एसवीसीएम सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर। अब मैंने यहां पर ये दूसरा सेंटेंस बनाया है, ये पैसिव वॉइस है। ये दूसरा सेंटेंस जो है यहां पर ये पैसिव वॉइस है और मैंने यहां पर टेस्टी फूड पहले लिखा, मतलब कॉम्प्लीमेंट पहले लिखा, फिर मैंने इज कुक्ड वर्ब फिर उसके ठीक बाद लिखी और ये सब्जेक्ट को मैं यहां ले आया हूं और मॉडिफायर अपनी जगह पर, मतलब बदलाव किसमें हुआ, चेंज किसमें होता, ये आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहां पर कॉम्प्लीमेंट बन गया और यहां पर आपका ये कॉम्प्लीमेंट यहां पर आपका सब्जेक्ट बन गया। एक्सचेंज किसमें हुआ, केवल आप जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर रख देते हैं और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस मतलब कि जो है पैसिव वॉइस में ऐसे कॉम्प्लीमेंट चला जाता है और उसके बाद साथ बाई लग जाता है। बाई के साथ भी और भी बहुत सारी चीजें लगती है लेकिन स्टार्ट में हमें देखेंगे उसके साथ बाई लग जाता है। इस तरह से यहां पर इस सेंटेंस को, तो यहां पर देखो एक चीज मैंने लिखी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। एक चीज आप यहां समझो, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉम्प्लीमेंट है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पर लिखा जाता है। सब्जेक्ट के तौर पर क्यों, क्योंकि यहां पर इसी के हिसाब से वर्ब लिखी जाती है। जब वर्ब आप जो सेंटेंस के स्टार्टर हो उसके हिसाब से वर्ब लिखी जाए, समझ लीजिएगा कि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट सा, तो याद रखें पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट होता है और फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में एज ए कॉम्प्लीमेंट रोल करता है। इस सेंटेंस के कंपोजिशन को आपको देखेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ गई। हाँ सर, पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल समझ में आया है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए क्लियर हो। तो पैसिव वॉइस का कंपोजिशन करते वक्त आप एसवीसीएम सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझे और उसके कंपोजिशन को बार बार देखें और आगे क्योंकि आपको इसके बड़े बड़े सेंटेंस बनाने हैं तो वो भी आपको समझना होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि यहां पर कंपोजिशन पर क्या है ये, ठीक है ना। अब देखें पैसिव वॉइस सेंटेंस को आप देखें और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को मैंने बार बार आपको बताया है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है और सब्जेक्ट को बाय के साथ लिखना पड़ता है और मॉडिफायर, मॉडिफायर मतलब होता है टाइम और प्लेस। यदि किसी सेंटेंस के अंदर टाइम और प्लेस है तो वो मॉडिफायर कहलाता है। चाहे सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, वो हमेशा मॉडिफायर सेंटेंस के लास्ट में ही लिखा जाता है। अब देखो यहां एक सेंटेंस लिखा है, अ लेटर इज रिटन बाय मी एट होम। ये लेटर है, कॉम्प्लीमेंट है। इज रिटन मतलब हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों है यहां पर और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, मतलब पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होना बहुत जरूरी है। यहां पर सब्जेक्ट बाय के साथ ही प्रयोग किया जाता है ज्यादातर और मॉडिफायर अपनी जगह पर है। सेंटेंस के कंपोजिशन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सर पैसिव वॉइस सेंटेंस का कंपोजिशन इस फार्मूले के हिसाब से होता है। कॉम्प्लीमेंट पहले, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, फिर हम कोई भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पोकन में ले सकते हैं, राइटिंग वर्क में ले सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखें मैं थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ रहा हूं कि कुछ रूल्स आप समझे, रूल्स समझे बगैर काम नहीं चलेगा।
पहला रूल देखें आप, क्या पहला रूल क्या कहता है कि भाई जो एक्टिवाइज सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को मैंने कहा ऑब्जेक्ट है, वो पैसिवाइज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। एक बात आप समझ लीजिएगा, जैसे यहां पर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर्स इन द स्टेट, ये गवर्नर्स कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस एक्टिवाइज है, ये भी आप देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर्स इन द स्टेट, ये गवर्नर्स कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर एक्टिवाइज का सब्जेक्ट प्रेसिडेंट है, लेकिन पैसिवाइज में से बनाऊंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट बनेगा। तो मैंने जब पैसिवाइज बनाया तो मैंने गवर्नर्स लिखा, और गवर्नर्स में बकायदा मैंने आर लगाया क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से मैं, और अपॉइंटेड मैंने लिखा बाय द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। तो पैसिवाइज और एक्टिवाइज में फर्क देखिएगा, बस इतना सारा फर्क, और इससे बड़ा कोई फर्क नहीं है। और ये जो वर्ब का फर्क है ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो ग्रामर है। आप यहां पर फर्क देखें कि पैसिवाइज, पहला रूल क्या है पैसिवाइज का, पैसिवाइज का पहला रूल आप जान ले, एक्टिवाइज का कॉम्प्लीमेंट पैसिवाइज का सब्जेक्ट होगा, ये चीज आपको समझनी होगी। यहां पर ये रूल दिया हुआ है, ये एक्टिवाइज का कॉम्प्लीमेंट है, ये पैसिवाइज का सब्जेक्ट हो गया, और सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया है। ये वर्ब रेडीमेड होती है, ये हमको लर्न होगी तो हम बड़ी आसानी से, कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म से बनता है एक्टिवाइज में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर थर्ड फॉर्म से बनता है पैसिवाइज में। सर दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन अपने कंपोजिशन अलग अलग रखता है। ये मैं आपको यहां पर दूसरा रूल समझा रहा हूं, और दूसरा रूल क्या कह रहा है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पैसिवाइज के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना अनिवार्य है। आप एक चीज ध्यान देकर सुने, एक्टिवाइज में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन पैसिवाइज के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ये देखें आप, देखो मैंने यहां सेंटेंस लिखा, रॉबर्स किल्ड द इनोसेंट मैन इन द फॉरेस्ट। ये रॉबर्स मैंने यहां किल्ड लिखा, मैंने यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, ये सेंटेंस एक्टिवाइज है, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब लेकिन जब मैं इसे पैसिवाइज लिखूंगा, द इनोसेंट मैन वॉज किल्ड, मैंने बकायदा यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब लिखी वॉज किल्ड। सर ये कहां से आया, अरे ये पास्ट इंडेफिनिट है एक्टिवाइज का, और पैसिवाइज का पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए आपको वाज वर थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, ये रेडीमेड है। आगे जाकर हम सारी वर्ब भी समझेंगे और उन्हें भी अच्छे तरह से देखेंगे। अब इन सब चीजों को आपने देखा कि पैसिवाइज, तो पैसिवाइज का दूसरा रूल क्या कह रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। पैसिवाइज का दूसरा रूल कह रहा है कि पैसिवाइज के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है, बल्कि एक्टिवाइज में हेल्पिंग वर्ब होना ऑप्शनल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि तीसरा रूल क्या कह रहा है। इन सारे रूल्स को अच्छे से समझें और उन्हें देखें। तीसरा रूल क्या कह रहा है, तीसरा रूल ये कह रहा है कि पैसिवाइज सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिवाइज के सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक्टिवाइज में फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, वर्ब के साथ आप आईएनजी भी लगा सकते हैं, एस या ईएस भी लगा सकते हैं, लेकिन पैसिवाइज में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। ये देखिए आप एग्जांपल देखें, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग गुड वर्क इन द कंट्री। द प्रेजेंट गवर्नमेंट मैंने यहां पर लगाया इज डूइंग गुड वर्क इन द कंट्री, तो मैंने यहां पर ये डूइंग लगा दिया, भाई वर्ब में मैंने आईएनजी लगा दिया, ये सेंटेंस एक्टिवाइज है। लेकिन जब मैं इसे पैसिवाइज बनाऊंगा तो मैंने गुड वर्क इज बीइंग डन, तो मैंने यहां पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन द कंट्री, और ये पैसिवाइज है। और यहां पर क्या लिखा भाई मैंने, ये थर्ड फॉर्म लिखा। तो याद रखें आप, पैसिवाइज के हर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और सभी को वर्ब्स खूब सारी है। हमारे ऐप पर आपको वर्ब की बुकलेट मिलेगी, ग्रामर की बुकलेट मिलेगी, स्ट्रक्चर्स की वर्ब बुकलेट मिलेगी। ये सारी बुकलेट इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगी। कम से कम 10 बुकलेट से स्पोकन के लिए, ग्रामर के लिए, ट्रांसलेशन के लिए पूरा का पूरा पैकेज है। तो वहां पर इस वर्ब का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। बस आप इसे अच्छे से समझे और पैसिवाइज सेंटेंस का कंपोजिशन बनाएं। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ रखा हुआ है। अब देखिए यहां पर ये सेंटेंसेस यहां पर है, मैं रूल नंबर 4 पढ़ रहा हूं, और रूल नंबर 4 आपको समझना रहेगा। क्या कह रहा है, पैसिवाइज सेंटेंस में एक्टिवाइज के सब्जेक्ट को हमेशा बाय के साथ लिखा जाता है। हमेशा, कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए आप हमेशा को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि हमेशा आप सर जो हैं हम हमेशा उपयोग करें या नहीं, वो देखना पड़ेगा।
क्योंकि कहीं कहीं पर बाय का प्रयोग नहीं करते, वो मैं आगे सब बताऊंगा कब कहां कैसे करते हैं ये। अब एक चीज देखिए कि यदि मैंने कहा कि पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में जो है पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में बाय के साथ लिखा जाता है। यहां सेंटेंस देखिए, द टीचर हैज सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम इन द क्लास। ठीक है, तो मैंने कहा योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय द टीचर, ये बाय द टीचर लिखा हुआ है और यहां पर मैंने बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा है, समझे आप। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में किसके साथ लिखा जा रहा है, बाय के साथ लिखा जा रहा है, ये आपको यहां पर ध्यान देना होगा। तो रूल समझे, एक्टिव वॉइस का कॉम्प्लीमेंट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, बिल्कुल क्लियर है सर। सर पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, बिल्कुल क्लियर है सर। सर पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर बिल्कुल क्लियर है सर। सर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बाय के साथ लिखा जाएगा, सर बिल्कुल क्लियर है। ये सारे रूल्स हमको बिल्कुल याद हो गए हैं और आगे हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बड़ी आसानी से बना लेंगे। मैं अगला रूल बता रहा हूं आपको कि सेंटेंस पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस, जो मॉडिफायर है कौन है, मॉडिफायर। और मॉडिफायर मैंने आपको क्या बताया, टाइम और प्लेस। यदि टाइम और प्लेस किसी भी सेंटेंस में है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाएगा। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ इन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट मॉडिफायर है क्योंकि ये प्लेस है। तो मैंने कहा लॉस आर मेड बाय गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, ये दोनों जगह पर मॉडिफायर सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, मॉडिफायर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। और मॉडिफायर क्या है, दो चीजें, टाइम प्लेस, एक और होती हो मैनर होती है, वो आप मेरे पहले लेक्चर को आप देखेंगे तो ये लेक्चर आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए मैं आगे और आपको बताऊं कि पैसिव वॉइस के रूल और कहां या कितने लगेंगे। नंबर 6 रूल देखें आप और उसको अच्छे से समझे कि 6 नंबर का रूल क्या कह रहा है और उसको हमको कैसे समझना है। ठीक है, नंबर क्या कह रहा है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन पैसिव वॉइस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। अब क्या हो जाता है भाई, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, यदि वो ही है तो यहां हिम हो जाएगा, यदि यहां पर सी है तो यहां पर हार हो जाएगा, यदि यहां पर दे है तो यहां पर दैम हो जाएगा। ठीक है, यदि यहां पर वी है तो यहां अस हो जाएगा। ठीक है, यदि यहां आई है तो मी हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहां हमारे पास क्या है, जो सेंटेंस यहां पर हमने दिया हुआ है और यहां पर हमारे पास सेंटेंस यहां ये दिया हुआ है, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, अब ये दे क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाता हूं, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, ये देम क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो एक्टिव वॉइस में लिखा है आपने, वो पैसिव वॉइस में क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। और मैंने रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आपको बताए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन आप किसे कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं सारी डिटेल जानकारी आपको दूंगा कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में रिलेटिव प्रोनाउन और पैसिव वॉइस का रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर देखो ये वॉइस वर्स रूल देखो, यदि एक्टिव वॉइस में रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या कह रहा हूं मैं, यदि एक्टिव वॉइस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो रहा है। और मैंने आपको दोनों की कहानी बताई है, यदि ये आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये मी रिलेटिव प्रोनाउन, ये ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हिम रिलेटिव प्रोनाउन, ये सी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हर रिलेटिव प्रोनाउन, ये दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये दैम रिलेटिव प्रोनाउन, ये वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन और अस रिलेटिव प्रोनाउन। और यू जो है वो सब्जेक्टिव और रिलेटिव एक जैसा दिखता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ट्राइबल्स हेल्प्ड अस इन द फॉरेस्ट, ये अस लिखा मैंने और ये आप इसे देख रहे हैं, ये रिलेटिव है। जब मैं इसे पैसिव में बनाऊंगा तो ये वी हो गया, वी वर हेल्प्ड बाय ट्राइबल्स इन द फॉरेस्ट। ये सारे रूल्स आप अच्छे से ध्यान रखें, चाहे क्योंकि आपको तो पता है कि अंग्रेजी में दो ही प्रकार के सेंटेंस होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। यही नेगेटिव होंगे, यही पॉजिटिव होंगे, यही डबल इंट्रोगेटिव होंगे, यही होंगे, इसके अलावा सेंटेंस कंपोजिशन नहीं होता। दो ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस जो ज्यादातर बोलने के काम में आता है, एक पैसिव वॉइस जो ज्यादातर लिखने के काम में आता है। ठीक, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप सब चीज समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो मुझे बल्कि जो है बिल्कुल कमेंट्स करें, मैसेज करें, मैं आपको उसके बारे में डिटेल लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा।
अब देखो मैंने यहां क्या था, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्टिवाइज सेंटेंस का सब्जेक्टिव, ठीक है ना, डेफिनेट है या सब्जेक्ट डेफिनेट है तो पैसिवाइज बनाते वक्त किसी भी सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाएगा। डेफिनेट सब्जेक्ट है भाई, डेफिनेट सब्जेक्ट भी होता है ना, अपन को पता होता है कि ये काम यही कर सकता है केवल, तो उसे हम डेफिनेट सब्जेक्ट कहते हैं। तो यदि एक्टिवाइज सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई डेफिनेट हो, जैसे ये सेंटेंस देखो यहां पर, पुलिस अरेस्टेड अक्यूज फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये एक्टिवाइज है और आपको पता है अरेस्ट करने का केवल अधिकार पुलिस को ही है, तो ये पुलिस क्या हो गया, डेफिनेट सब्जेक्ट हो गया। अब ये डेफिनेट सब्जेक्ट है, अब जब मैं इसे पैसिवाइज में लिखूंगा तो मुझे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, अक्यूज वर अरेस्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब पता हो गया हमको, अंडरस्टूड हो गया कौन गिरफ्तार कर सकता है, एक ही आदमी को केवल गिरफ्तार करने का हक है और वो भी है पुलिस को, तो वह इसे डेफिनेट सब्जेक्ट कहा जाए। जब डेफिनेट सब्जेक्ट एक्टिवाइज का हो तो पैसिवाइज में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी आते हैं। देखो पैसिवाइज तो आप चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ो, एसएससी के लिए पढ़ो, बैंकिंग के लिए पढ़ो, नॉर्मल इंग्लिश के लिए पढ़ो, स्पोकन के लिए पढ़ो, राइटिंग वर्क के लिए पढ़ो, कभी आप यदि आप स्पोकन भी करना चाहते हैं और यदि आपको पैसिवाइज कंपोजिशन नहीं है, हाउ कैन यू डू द कन्वर्सेशन, हाउ कैन यू डू द स्पोकन और जीडी या एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन विदाउट द कंपोजिशन ऑफ पैसिवाइज, तो आपको उसका एग्जैक्ट कंपोजिशन आना ही चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हाँ ये डेफिनेट प्रोनाउन क्यों हुआ, क्यों नहीं मुझे यूज करना चाहिए, क्योंकि रूल कह रहा है यदि एक्टिवाइज सेंटेंस का सब्जेक्ट डेफिनेट है तो फिर पैसिवाइज बनाते वक्त किसी भी सब्जेक्ट को आप मत लिखिए। नहीं लिखा उन्होंने यहाँ, क्योंकि आपको पता है अरेस्ट कौन कर रहा है यहां पर। अब देखो मैंने यहां इसको आगे बढ़ाया और आपको कहा अगला रूल नंबर मैंने 9 कहा, और रूल नंबर 9 में आपको बताया मैंने कि यहां पर क्या है, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस का सब्जेक्ट इनडेफिनेट है, एक तो डेफिनेट है तो भी नहीं लिखेंगे और इनडेफिनेट है तो भी नहीं लिखेंगे, तो पैसिवाइज बनाते वक्त किसी भी सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाएगा। अब इनडेफिनेट क्या है, तो समवन हैज स्टोलन माय बुक्स फ्रॉम द बैग, भाई बैग से किसी ने मेरी किताबें चुरा ली है। अब किसी ने, तुम जानते नहीं कौन है वो इंडेफिनेट है। अब इंडेफिनेट है तो पैसिवाइज उसको भी अलाउड नहीं करता, ठीक है ना। माय बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय फ्रॉम माय बैग। अब बाय समवन, अरे भाई आप जानते ही नहीं हो, वो इंडेफिनेट है तो नहीं, याद रखे इंडेफिनेट सब्जेक्ट भी पैसिवाइज में नहीं लिखा जाता बाय के साथ, और डेफिनेट में लिख रहा है सर, लिख दिया तो क्या होगा, स्पोकन में चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में जब आप अच्छे से लिखने जाते हो तब नहीं चलता। हाँ नॉवेल्स पढ़ रहे हो, लेकिन नॉर्मल लिटरेचर लिख रहे हो वहां चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट ग्रामर तो नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रामर का अपने वो कॉन्सेप्ट है। तो आपको भी ध्यान है, जो लोग बैंकिंग मतलब कि जो कंपटीशन के एग्जाम देता है उनको ध्यान रखना चाहिए। जो नॉर्मल स्पोकन कर रहा है ठीक है, वो चल जाता है कि बाई पुलिस कर सकता है, बाई सम्मन कर सकता है, वो चल जाता है, लेकिन ग्रामर में, डैम ग्रामर में नहीं चलता, कॉम्पिटेटिव ग्रामर में वो चीज नहीं चलती। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक। अब ये चीज देखो आप पैसिवाइज में, यहां पैसिवाइज हेल्पिंग वर्ब्स। अब सर हेल्पिंग वर्ब्स, अरे पैसिवाइज और एक्टिवाइज पहचाना किससे जाता है, हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जाता है। ये सेंटेंस एक्टिवाइज है, ये सेंटेंस पैसिवाइज है, इसको पहचानने का काम कौन करता है, इसका पहचानने का काम हेल्पिंग वर्ब करता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप कोई सेंटेंस पहचान नहीं ले। सर बाई, अरे बाई तो हर सेंटेंस में हो जरूरी नहीं है ना पैसिवाइज के, तो पैसिवाइज सेंटेंस अपनी हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जाता है। एक सेंटेंस देखो यहां रूल पढ़ो मैं क्या कह रहा हूं, पैसिवाइज सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा कॉम्प्लीमेंट और वर्ब के बीच में किया जाता है। सिंपल सी बात है, चाहे एक्टिवाइज सेंटेंस हो या पैसिवाइज हो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा किसके बीच में किया जाएगा, ये जो है सब्जेक्ट के और मतलब कि कॉम्प्लीमेंट के बीच में, हमेशा कॉम्प्लीमेंट और वर्ब के बीच में, ये क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट होता है, किया जाता है। और पैसिवाइज हेल्पिंग ऑफ मतलब कि जो पैसिवाइज हेल्पिंग वर्ब जो है, आप टेंस की कुल संख्या 8 है जो टेंस में है, विशेष तौर से किसमें है, ये टेंस में। कितनी संख्या है उनकी, 8 है। अब जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में इज एम आर थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाता है, आपको भी याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है किया जाता है। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ये यहां पर किया जा रहा है। और हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, किया जा चुका है। पता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिवाइज में नहीं बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि यदि किसी एक्टिवाइज सेंटेंस में पहले से ही बीन या बी होगा, उसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस में पहले से ही बिन और बी होगा तो उसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाएगा। और आपको तो पता है एक्टिवाइज के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहले से बीन है, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी, इसलिए इसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता। तो ये प्रेजेंट टेंस एक्टिवाइज में, पैसिवाइज में इतनी ही 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। यदि आप देखो सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर, सेम यहां बताया है, ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में आप बताइए ये कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब है, इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस की है। वाज वर थर्ड फॉर्म
पास्ट इंडेफिनिट किया गया, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस किया जा रहा था, और हैड बीन थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। आप लेकिन देखो, आपको ऐसा लगता है कि सर यहां पर लिखना ना चाहिए, तो बिल्कुल आपको अपनी कॉपी में नोट करते वक्त लिखना चाहिए कि वाज वर, यहां पर ये एम गलत, वाज वर थर्ड फॉर्म किया गया, ये इंडेफिनिट, किसका इंडेफिनिट भाई, ये पास्ट का, ठीक है। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस, सर ये कंटिन्यूअस, बिल्कुल, ये परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो यहां भी नहीं बनता। ये स्ट्रक्चर्स हमको याद हो तो आगे जाकर हम सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे और उनको समझ लेंगे कि सेंटेंस कैसे बन रहा है वो यहां पर। चलो मैं आपको आगे थोड़ा सा और बताता हूं। यहां पर मैंने आपको फ्यूचर टेंस में सेम रूल वही है, जो टेंस है, हेल्पिंग वर्ब की टेंस है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब है, ये यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट का ये यहां पर रखा लगा है। अब फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, एक विल बी थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, और एक विल हैव बीन थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन होता है, और एक्टिव वॉइस में पहले से ही बी और बीन होगा, तो फिर आप उसका क्या नहीं बना सकते, फिर आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक, आप पैसिव वॉइस सेंटेंस का कंपोजिशन देखिएगा। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला देखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने फार्मूला बनाया है। पहले आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे, मॉडिफायर लिखेंगे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। आरोपी के द्वारा कभी कभी अपनी प्रतीक्षा में पीड़ित को जान से मारा जाता है, ठीक है, मारा जाता है ये वर्ब है, और ये जो आरोपी है, ये आरोपी के द्वारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पीड़ित को ये कॉम्प्लीमेंट है यहां आपका, ठीक है ना, और कभी कभी अपनी प्रतिरक्षा में ये जान से मारा जाता है, पूरा का पूरा आपका वर्ब है। अब यहां मैंने लिखा द विक्टिम इज किल्ड बाय द अक्यूज समटाइम्स इन हिज प्राइवेट डिफेंस, तो यहां मैंने ये इज किल्ड लिखा है, जैसा उन्होंने इज थर्ड फॉर्म कहा। यहां मैंने ये स्टार्ट में कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये बाई प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका जो है हम मॉडिफायर कह सकते हैं, आप टाइमिंग या सिचुएशन कह सकते हैं इसको, तो ये यहां पर मॉडिफायर का रोल प्ले कर रहा है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने इसको बनाया हुआ है। आप भी इसे अच्छे से देखें और समझिए कि ये सेंटेंस इन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट किया है। अब देखें यहां पर एक और सेंटेंस देखें आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, किसको देख रहे हैं हम यहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख रहे हैं। बिल्कुल सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले लिया, इज एम आर लिखा, उसके साथ बीइंग लगाना मैंने नहीं भूला, क्योंकि कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे अपन। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, सब्जेक्ट को बाय के साथ लिखा, मॉडिफायर लास्ट में लिखा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, कुछ देशों के द्वारा स्कूलों को छोटे बच्चों के लिए संक्रमण होने तक बंद रखा जा रहा है, ठीक है। सेंटेंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी देखें, स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन ओके आर बीइंग रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, बाय सम कंट्रीज, ठीक है, टिल द एंड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब सेंटेंस बड़ा है, मैं हल्का भी ले सकता था, मैं हल्का भी सेंटेंस ले सकता था, राजू के द्वारा ये किया जा रहा है उसके द्वारा, लेकिन मैंने सेंटेंस को बड़ा इसलिए रखा ताकि मैं आपको छांटना सिखा सकूं कि कुछ देशों के द्वारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, स्कूलों को छोटे बच्चों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, संक्रमण खत्म होने तक ये मॉडिफायर है, और ये जो है बंद रखा जा रहा है, ये पूरी की पूरी वर्ब है। उसी की तरह मैंने यहां रखा, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मैंने यहां रखा, स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, फिर मैंने वर्ब रखी, ये जो यहां है विल आर बीइंग रिमेन क्लोज्ड, ये वर्ब रखी, और फिर कुछ मतलब कि कुछ देशों के द्वारा सब्जेक्ट है बाय सम कंट्रीज, और वहां से मैंने ये टिल उठाया, और ये टिल द एंड ऑफ इन्फेक्शन मैंने यहां पर मॉडिफायर ले लिया। तो सेंटेंस बड़ा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हम दे देंगे आपको, प्रैक्टिस भी कर लेना। छोटे सेंटेंस से हम समझा सकते थे, लेकिन बड़े सेंटेंस के साथ समझाएंगे तो थोड़ा सा हमको लगेगा कि हाँ बच्चा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी बना रहा है। देखो आप, मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, क्या लिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट लिया, हैज बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म लिखा, ये बाय के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट, मॉडिफायर अपनी जगह पर ही रखा मैंने।
लिखा भारत के द्वारा इस न्यायिक प्रक्रिया को आरोपियों को सजा देने के लिए अपनाया जा चुका है। तो ये अपनाया जा चुका है, ये तो मैंने वर्ब लिया है, ठीक है ना। भारत के द्वारा ये सब्जेक्ट है। इस न्यायिक प्रक्रिया को अपराधियों को सजा देने के लिए पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं आप, या इसमें से कुछ फ्रेज भी बना सकते हैं। दिस जुडिशियल प्रोसीजर्स, देखो न्यायिक प्रक्रिया, ये मैंने इतना इसको सब्जेक्ट ले लिया। हैज बीन एडॉप्टेड बाय इंडिया टू गिव पनिशमेंट टू द अक्यूज पर्संस, ये मैंने फ्रेज ले लिया। ये यहां से मैंने ये फ्रेज ले लिया। ये फ्रेज मैं हटा भी दूं तो सेंटेंस इजी हो जाएगा। आरोपियों को सजा देने के लिए या आरोपियों के लिए इस न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया जा चुका है, ऐसे भी बना सकते हैं अपन उसको, ठीक है। अब यहां पर देखें सेंटेंसेस को और थोड़ा सा सरल करते हैं, और यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट लिया है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म लिया है, बाय के साथ सब्जेक्ट लिया और सेंटेंस दिया। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा इस हत्याकांड की जांच की गई, ठीक है। तो जांच की गई, ये तो वर्ब है, आप भी जानते हैं। और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा ये सब्जेक्ट है पूरा, और इस हत्याकांड की, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट सबसे स्टार्ट में आएगा। दिस मर्डर केस, ठीक है। was investigated, ठीक है। by the committee constituted in the chairmanship of the magistrate, पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है। तो इतने बड़े सब्जेक्ट आप बनाएंगे भाई। छोटे, मैंने कहा ना छोटे सेंटेंस के लिए आप हमारी ऐप पर, मतलब कि जो हमारी बुक्स हैं वो आपको मदद करेगी। लेकिन यहां पर हम ये कह रहे हैं कि देखो यहां पर कितने सारे सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को देखिए और समझिए आप कि सेंटेंसेस बन कैसे रहे हैं। उनके छोटा सेंटेंसेस भी बना लेंगे अपन, छोटे सेंटेंसेस से भी समझ लेंगे अपन, लेकिन यहां पर बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस कैसे बनाया जा रहा है उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने कॉम्प्लीमेंट पहले लिखा, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म लिखा, और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का इसका मीनिंग लिखा। मैंने ले धार्मिक स्थलों को जनता की मांग पर सरकार के द्वारा खोला जा रहा था। खोला जा रहा था वर्ब है, ठीक है ना। सरकार के द्वारा सब्जेक्ट है। धार्मिक स्थलों को, ये आपका प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट है। जनता की मांग पर फ्रेज है, लेकिन है तो वो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा ही। रिलीजियस प्लेस, ये आपने कॉम्प्लीमेंट लिखा। वर बीइंग ओपन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द डिमांड ऑफ पब्लिक, ये पूरा सेंटेंस बन गया है आपका। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये आपका HV प्लस V3 हो गया, ये आपका सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया, और आपका ये ऑन द डिमांड ऑफ पब्लिक आपका फ्रेज हो गया आपका। आप चाहे तो इसे आप कॉम्प्लीमेंट के साथ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि यहां पर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, यहां पर हैड बीन थर्ड फॉर्म लिखा, ठीक है। बाय प्लस सब्जेक्ट, मॉडिफायर, सब कुछ वैसा का वैसा। हेल्पिंग वर्ब का मैंने ध्यान रखा है, फार्मूले का ध्यान रखा है, सबका ध्यान रखा। सेंटेंस क्या दिखा, न्यायालय के द्वारा राज्य सरकारों को मरीजों के इलाज के दिशा निर्देश दिए जा चुके थे। तो दिए जा चुके थे वर्ब है, ठीक है ना। अब ये न्यायालय के द्वारा ये सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों को ये प्रिंसिपल है, और ये आप जो है उसको उसके साथ भी लिख सकते हैं, वरना फ्रेज भी बना सकते हैं। देखो इंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स ऑफ पेशेंट्स हैड बीन गिवन बाय द कोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आप इसको दूसरी तरह भी स्टेट गवर्नमेंट हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द कोर्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, आप ऐसा भी बना सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप जो आपका नाउन, जो आपको सब्जेक्ट सूट करे, पैसिव वॉइस में आप लगाकर उसको बना सकते हैं। अब यहां पर देखें सेंटेंसेस को, ये यहां पर दिया है मैंने, कौन सा दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है, कॉम्प्लीमेंट लिखा है, विल बी लिखा है, थर्ड फॉर्म दिया है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने क्या, अदालतों के द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे। अदालतें, जो आदेश दिए जाएंगे वर्ब है, अदालत के द्वारा सब्जेक्ट है, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश, पूरा का पूरा आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऑर्डर टू लॉज FIR, चलो ठीक है, विल बी गिवन बाय द कोर्ट इन दिस केस, ये सेंटेंसेस बनकर आपका तैयार है। छोटे छोटे सेंटेंस है, आप बार बार इन मेरे वीडियोस को देखेंगे, ये बड़ा सेंटेंस भी आपको समझ में आएगा। मैंने हल्के सेंटेंस इसलिए नहीं लिए कि आप शुरुआत से ही उन सेंटेंसेस पर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करें या कंपोज करें जिन सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर भारी सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो एक और सेंटेंस मैं आपको समझाता हूं जो टेंस के रिलेटेड है। टेंस रिलेटेड यहां पर मैंने यहां पर फ्यूचर परफेक्ट वाला सेंटेंस लिया है, विल हैव बीन लिखा है कॉम्प्लीमेंट के बाद, और थर्ड फॉर्म तो सभी में अनिवार्य है। सब्जेक्ट को मैंने बाय के साथ लिखा है और मॉडिफायर तो अपनी जगह पर ही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले का सभी राजनीतिक दलों के द्वारा पालन किया जा चुका होगा, ऑब्वियस पालन किया जा चुका है वर्ब है। उच्चतम न्यायालय के फैसले का ये कॉम्प्लीमेंट है और सभी राजनीतिक दलों के द्वारा ये सब्जेक्ट है। तो क्या है, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है ना, विल हैव बीन फॉलोड बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, तो सभी हैं यहां पर, तो हम यहां ऑल लिख देंगे, या हमारा जो लिखा नहीं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरह से पैसिव वॉइस, इस मेरे वीडियोस को देखिए आप, पैसिव वॉइस का आप टेंसिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरे अगले वीडियोस में आप पैसिव वॉइस का ही मॉडल्स फॉर्मेट समझेंगे। पैसिव वॉइस बहुत बड़ा होता है, वैसे तो उसमें 7-8 एपिसोड होते हैं, लेकिन मैं पैसिव वॉइस को 3 एपिसोड में खत्म करूंगा मेरे 3 लेक्चर्स में, मॉडल्स में नहीं। इसलिए मेरे पैसिव वॉइस को अच्छे से देखें। अगले वीडियोस में आप मॉडल्स पैसिव को, कंडीशनल पैसिव को और इन सब चीजों को आपको समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको पैसिव वॉइस पूरी तरह से, वीडियो को बार बार देखें, समझे, नहीं समझ में आए कमेंट करें मुझे, मैं अगले वीडियो में आपकी समस्या को सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर टुडे। भालसे सर की स्पोकन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। बने रहो, सीखते रहो। थैंक यू।